तो नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में मैंने मेरे घर के जो फार्म है, घर का जो खेत है, उसको आपको दिखाया है। मतलब मैंने अपने खेत में क्या फसल लेता हूँ और उस फसल लेने के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना करना पड़ता है और इन्वेस्ट करने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट होता है। मैंने वो सब कुछ आपके इस वीडियो में दिखाया है। और नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मिंग के बारे में। मतलब फार्मर्स को क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, फार्मर्स की खेत में इन्वेस्टमेंट कितनी होती है और उसको कितना प्रॉफिट मिलता है। और मैं एक कैलकुलेशन मेरे फार्म्स का बताऊंगा, मेरे खेत का बताऊंगा कि मैं अपने खेत में, मेरे पास कितने खेत है, कितना एकड़ है और मैं उसमें कितना इन्वेस्ट करता हूँ और बदले में मुझे उससे उस खेत में कितना प्रॉफिट होता है। तो आज मैं आया हूँ मेरे खेत में, जहाँ पर हमने सोयाबीन की फसल ली है। आप मेरे पीछे देख सकते हो। आज तारीख है 25 जुलाई 2026 और 12 जुलाई 2026 को हमने इसकी बुआई की थी। और बुआई से पहले कितना खर्चा आया था मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो हमने फन्नी, नांगरनी और पेरनी, इन ट्रैक्टर का अगर खर्चा मिला दूँ तो 1 एकड़ में ये एक खेत है और इसके बाद और एक खेत है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। उन दोनों खेतों का मिलाकर 10,000 खर्चा आया ट्रैक्टर का सिर्फ। उसके बाद बीज के लिए हमने 120 रुपये पर केजी के हिसाब से 25 किलो बीज लाए। ऑलमोस्ट उसका कैलकुलेट किया जाए तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपये वहाँ पर भी इन्वेस्ट हुए और 1,500 रुपये का खाद लाया था उसके साथ बुआई में पेरने के लिए। तो कुल मिलाकर हमारा बुआई से पहले 15,000 रुपये इन्वेस्ट हो गया 1 एकड़ में। अब एक एकड़ में 15,000 इन्वेस्ट होने के बाद हमें आगे भी हमें पेस्टिसाइड के लिए 2-3 हज़ार या फिर 5,000 तक की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब फवारा वगैरह मारने के लिए अगर कुछ कीटक वगैरह होता है, कोई रोग आता है, तो उसमें 5,000 रुपये ऑलमोस्ट इन्वेस्ट हो सकते हैं। तो वो अगर 5,000 पकड़ लिए जाए तो कुल मिलाकर 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट होते हैं। तो अब ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद 4 महीने की फसल होती है। 4 महीने के बाद हमें इसमें से कितना रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपका फसल दिखाता हूँ कि 12 दिनों 13 दिनों के बाद ये फसल कैसी है। तो गाइस, अभी हम आए हैं हमारे दूसरे खेत में। ये देखो मेरे पीछे। और अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट की थी 20,000 रुपीज़ की। अभी 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसमें हमारा भी लेबर चार्ज होता है। मतलब हमारे भी ऑलमोस्ट 10-15 दिन इन्वेस्ट होते हैं, खुद से ध्यान देना पड़ता है। और अगर फसल 3-4 महीने बाद तैयार होती है तो तैयार होने के बाद वहाँ पर निकालने के लिए 4,000 रुपये एकड़ से हार्वेस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर 4,000 पर एकड़ के हिसाब से वो 4,000 जोड़ दिए जाए तो और 24,000 रुपीज़ हो गए। 24,000 रुपीज़ होने के बाद हमें कितना क्विंटल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर बहुत नुकसान हो गया था। मतलब फसल पर बहुत ही कीटक वगैरह आ चुके थे और फसल चली गई थी। इसकी वजह से वहाँ पर पिछले साल सिर्फ 6 क्विंटल का हमें उत्पादन मिला था और 40 रुपये के हिसाब से सोयाबीन बिक गया था। तो उसके हिसाब से हमें सिर्फ 24,000 रुपीज़ मिले थे। मतलब ज़ीरो प्रॉफिट मिला था, कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला था। अभी आज के टाइम पर, और उसके पहले साल 9 क्विंटल हुए थे। उस 9 क्विंटल में भी 40 रुपये का ही रेट था। तो वहाँ पर भी हमें कुछ नेग्लिजिबल प्रॉफिट हुआ था। मतलब कुछ 10-12 हज़ार रुपये। 4 महीने के बाद 10,000 रुपये का प्रॉफिट। हाँ, आपको हंसी आई होगी, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। अभी अगर मैं आज के ईयर की बात करूँ तो इस साल सोयाबीन का रेट है अभी 65 रुपीज़ अभी रेट चला गया है। लेकिन अभी किसी के पास सोयाबीन नहीं है, इसलिए ये रेट होगा शायद। लेकिन इसके बाद रेट कम भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही फसल निकलने की शुरुआत हो जाएगी तब रेट कम हो जाएंगे। मैं फिर भी अज्यूम करता हूँ कि रेट 50 रुपीज़ अगर हो जाएंगे। और इस साल अगर फसल हमारी अच्छी है, मैं मैक्सिमम 10 क्विंटल पकड़ लेता हूँ, तो भी हमें 50,000 रुपीज़ मिलेंगे। मतलब 50,000 माइनस अगर 25 किया जाए तो हमें 25,000 का फ़ायदा होगा 4 महीने के बाद। तो ये एक कैलकुलेशन है मेरे 1 एकड़ में कि हमें 1 एकड़ में सोयाबीन की अगर फसल लेते हैं तो मुझे 25,000 का प्रॉफिट होगा 4 महीने के बाद। मतलब 1 महीने में मुझे
6,000 का प्रॉफिट होगा। आप सोच सकते हो कि खेत में कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। अब आपके मन में और एक सवाल आना चाहिए, और वो सवाल ये है कि भाई आप और दूसरी भी फसल ले सकते हो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। डेफिनेटली मैं और दूसरी भी फसल ले सकता हूँ, लेकिन हम क्यों नहीं लेते? अब इसका मेन कारण है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है कि मैं उतना दूसरे फसल ले पाऊँ। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल गन्ने की फसल लेता हूँ इसी 1 एकड़ में, तो मुझे यहाँ पर 25,000 के बजाय मुझे 1 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारा जो एक्चुअल अगर 1 लाख के भी प्रॉफिट होता है तो भी ये हमारा फर्स्ट अर्निंग सोर्स नहीं बन सकता, क्योंकि 1 लाख में किसी का भी घर नहीं चल सकता। तो इसलिए हमारा एक्चुअल जो अर्निंग सोर्स है वो हमने बदल दिया है। मतलब हमारा जो एक्चुअल अर्निंग सोर्स है मेरा घर का, मेरे पापा मोटर मैकेनिक हैं और मतलब मोटर दुरुस्त करते हैं, और उनका सीजनल बिजनेस करते हैं सोयाबीन ट्रेडिंग का, सोयाबीन और राजमा ट्रेडिंग करते हैं सीजनल। तो हमारा फर्स्ट इनकम सोर्स है ट्रेडिंग और मोटर मैकेनिक। दैट्स वाई हम सोयाबीन की फसल लेते हैं सीजनल, क्योंकि हमें उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना पड़ता, और अगर फसल में ज़्यादा नुकसान भी हो जाए या फिर अच्छी भी चली आए तो हमें उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता। अब मैं फार्मर्स की एक्चुअल प्रॉब्लम बताऊंगा कि फार्मर्स की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, मतलब कौन से फार्मर्स को प्रॉफिट होता है और कौन से फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं होता। तो ये कहानी है, मतलब जब पहले ज़माने में जब फैमिली प्लानिंग नहीं हुआ करती थी, मैं अपने दादाजी की स्टोरी सुनाऊंगा। मेरे दादाजी के 5 भाई थे, मतलब मेरे दादाजी के जो पिताजी थे उनके पास 12 एकड़ ज़मीन थी। उनको हो गई 6 बेटे, मतलब मेरे दादाजी को 5 भाई मिलाकर वो 6 बेटे हो गए। तो उनके पास 12 एकड़ ज़मीन थी, उसमें से 2 एकड़ चली गई सरकारी रोड में, तो बची 10 एकड़, 9-10 एकड़ कुछ बच गई थी। और उस 9-10 एकड़ का डिवाइडेशन हो गया इन 6 भाइयों में। अब 6 भाइयों में डिवाइडेशन होने के बाद हमारे हिस्से में आई 1.5 एकड़, मतलब कुछ कम ज़्यादा होगी शायद। उसमें से भी आधा एकड़ पहाड़ है, हम उसे आगे डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अभी हिस्से में अभी हम जो खेती करते हैं वो सिर्फ 1 एकड़ है। अगर उस टाइम पर फैमिली प्लानिंग होती, हमारे दो ये कॉन्सेप्ट होती, तो शायद इतने ज़्यादा डिवाइडेशन नहीं हो पाती। और अगर आप भी नोटिस करोगे अपने पूर्वजों को, अपने दादाजी के ज़माने के, तो उनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हुआ करती थी। उनके 4 भाई 5 भाई, बहुत सारे कजिन्स हुआ करते थे। दैट्स वाई जो ज़मीन की डिवाइडेशन है ना वो मैक्सिमम हो गई। और उस टाइम पर कुछ लोग ऐसे हो गए लकीली जिनकी घर में डिवाइडेशन नहीं हो गई, मतलब ना के बराबर हुई, मतलब उनके शायद भाई कम थे या फिर कजिन्स कम हुए होंगे, तो उनके डिवाइडेशन नहीं हुई। तो अगर मेरे दादाजी के एक 2 भाई होते तो मेरे हिस्से में अभी 3 या फिर 4 एकड़ या फिर 5 एकड़ तक ज़मीन आ जाती, और मैं एक दूसरी फसल लेकर मैं अपने खेत को एज अ फर्स्ट अर्निंग सोर्स बना सकता था। लेकिन मैं नहीं बना पाया। वो तो खुश नसीब है कि मेरे दादाजी को एक ही बेटा हुआ और मैं भी अभी अकेला हूँ। सो दैट्स वाई ये ज़मीन अभी भी टिकी हुई है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर मेरा भाई होता तो ये डिवाइडेशन और भी बढ़ जाता। और ये एक्चुअल प्रॉब्लम है फार्मर्स की, जिनके पास डिवाइडेशन होती चली गई उनको फार्मिंग नहीं परवड़ती, और जिनको परवड़ती है उनके पास डिवाइडेशन नहीं हुई, उनके पास फार्मिंग ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि खेत बिल्कुल भी नहीं परवड़ते, मतलब खेत परवड़ते हैं। अगर ठीक ढंग से किया जाए तो ये खेती भी परवड़ती है। अगर मुझे 10 क्विंटल सोयाबीन होता है, मेरे कुछ ज़्यादा नहीं 10-15 दिन इन्वेस्ट होते हैं, और मैं भी खुद से ध्यान देता हूँ। अभी हार्वेस्टर वगैरह आ चुके हैं तो निकालने में भी बहुत तकलीफ़ नहीं होती। तो फिर भी 15 दिन में 25-30 हज़ार का प्रॉफिट कुछ बुरा प्रॉफिट नहीं है अगर हमारे ओर से देखा जाए, क्योंकि दूसरी फसल में भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं। दूसरी फसल जब हम लेते हैं गेहूँ की या फिर ज्वार की, तो उसमें हमारा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होता। तो अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो हम खेती करते हैं एक मज़े के लिए, एक बोल सकते हो आप, या फिर हमें हैप्पीनेस फील होता है, या फिर मतलब एक हमें पसंद है खेती करना। और हम एक साइड बिज़नेस, मतलब एक साइड बिज़नेस की तरह हम खेती करते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो अगर आपके पास कम ज़मीन है, कम एरिया है, तो आप खेती में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। आपके पास अगर एरिया ज़्यादा हो और अगर आप खुद से इन्वेस्ट, अपना टाइम पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो उस फार्म में, तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ फार्मिंग। मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन किन लोगों को, जिनके पास अभी भी खेती बहुत ज़्यादा है, और जिनके पास खेती कम है वो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं निकाल सकते। उनको कोई और बिज़नेस, कोई और जॉब साथ में करनी चाहिए, तभी वो अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, अपनी फैमिली को ऊपर ले आ पाएंगे। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो?
आपको थोड़ी तकलीफ़ हुई होगी, मेरे पीछे वॉइस वगैरह थे कुछ गाय की, भैंस की या फिर पंछियों की, और मैंने ये वीडियो अपने खेत में बनाई है नेचुरल तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।